हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है तो प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान देना है। और हमको पता है कि एसएससी हो चाहे बैंक हो और चाहे फिर दूसरे वनडे एग्जाम्स हो, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोनाउन से संबंधित तो वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्हीं संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और जो उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के आधार पर उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा, हम लोग उसको क्लियर करते हैं। क्लियर। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? आर इज नॉट वन ऑफ दोज होम्स वेयर द यंगस्टर्स आर इन चार्ज। हमारा घर उनमें से एक नहीं है जहां पर यंगस्टर्स इंचार्ज रहते हैं। हम देख क्या रहे हैं, पहला वर्ड हमको मिल क्या रहा है? आर मिल रहा है। आर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है ये बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आवश्यक रूप से नाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यही तो रूल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं और देख रहे हैं ना, तो आर हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद में जब तक कोई नाउन नहीं आएगा तब तक ये हमारा सही नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक विकल्प है। विकल्प क्या है? जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आता है, चाहे आर हो, चाहे माई हो, चाहे योर हो, चाहे हिज हो, चाहे हिम हो, चाहे इट्स हो और चाहे देयर हो, इनके संदर्भ में हमको जानकारी ये है कि यदि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया जा रहा है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जा रहा है, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, जब भी इनका प्रयोग किया जाएगा इनके बाद में नाउन का आना आवश्यक होता है। एक काम कर सकते हैं, अगर इनके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करना है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में यदि नाउन का नहीं प्रयोग करना है, तो हमारे लिए क्या विकल्प है? हमारे लिए विकल्प है कि जैसे और हमको मिल रहा है तो इसको अगर हमें सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना है तो इसको हमें पजेसिव प्रोनाउन में बदल देना चाहिए। जैसे माई है तो माई हमारा क्या है? माई हमारा पजेसिव केस का एडजेक्टिव है। यदि इसका प्रयोग हमको सब्जेक्ट के स्थान पर करना है, केवल इसके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं करना है, तो इसको हम किस में बदल देते हैं? हम इसको बदल देते हैं पजेसिव प्रोनाउन में बदल देते हैं। इसी तरह से अगर योर हमको मिल रहा है, योर मिल रहा है और यर हमारा क्या है? पजेसिव केस का एडजेक्टिव है। अगर इसको हमको सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है तो इसको या कंप्लीमेंट के स्थान पर रखना है तो इसको हमें पजेसिव प्रोनाउन में बदल देना है। इसी तरह से अगर हम बात करें हिज, ये फॉर्चुनेटली हिज जो है, हिज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिज का पजेसिव प्रोनाउन और हिज का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो सेम होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। ये पजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है और पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, दोनों का काम करता है। यदि हम हर की बात करें तो हर का प्रयोग यदि हमको सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखना या प्रोनाउन के स्थान पे रखना, तो केवल हम हर नहीं रख सकते हैं। अगर इसको हर को रखना है तो उसके बाद में नाउन का आना जरूरी होता है, तो हम करते क्या? इसको किस में बदल देते हैं? पजेसिव केस के प्रोनाउन में बदल देते हैं। इसी तरह से इट्स की बात करें, ये सही है कि हिज की तरह ये भी है। हिट्स का नॉमिनेटिव केस और हिज का पजेसिव केस का एडजेक्टिव और पजेसिव केस का प्रोनाउन दोनों सेम होता है, नॉमिनेटिव नहीं। नॉमिनेटिव तो इसका क्या होता है? इट होता है। इन द सेम वे देयर की बात करें, अगर हम देयर की बात करें, देयर तो देयर का प्रयोग यदि हमें सब्जेक्ट के स्थान पे करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे करना है या फिर कंप्लीमेंट के स्थान पर करना है, तो हमें केवल देयर नहीं रखना पड़ेगा। तो देयर के बाद में या तो कोई नाउन आए या तो अगर हमको रखना है इसको तो देयर का हमें क्या बना लेना है? पजेसिव केस का प्रोनाउन बना लेना है। यही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो हम देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है? आर का प्रयोग कहाँ पे किया गया? सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया तो आर के बाद में या तो नाउन आए या तो आर को हम किस में बदल दें? पजेसिव केस के प्रोनाउन में बदल दें, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्स, अब मतलब क्या हो गया? आर्स हमारा कुछ। अब इसका एक्सपोज कहाँ पे होगा? इसके बाद में आने वाले शब्दों से पता लग जाएगा आर्स का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है। आर्स इज नॉट वन ऑफ दोज होम्स, हमारा उन घरों में से एक नहीं है। यहाँ पे आर्स का मतलब यहाँ पे होगा, आर्स का मतलब होगा बेटा आर होम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर होम। या तो यहाँ पे आर होम का प्रयोग किया जाए या यदि आर का प्रयोग किया जा रहा है तो गलत है, या तो इसको किस में बदल दे? पजेसिव केस के प्रोनाउन में बदल दें, आर्स हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आर्स इज नॉट वन ऑफ दोज होम्स वेयर द यंगस्टर्स आर इन चार्ज। यही है, हमें ध्यान क्या रखना है? यही ध्यान रखना है, यदि पजेसिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के स्थान पे रख रहे हैं
तो सही है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर पजेसिव केस के प्रोनाउन को रख रहे हैं तो सही है। कंप्लीमेंट के स्थान पे पजेसिव प्रोनाउन को रख रहे हैं तो सही है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां पर आर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन वर्ड ऑफ आर। अब यहां पे देखो बेटा, आर दिया गया, सॉरी ऑफ दिया गया है। ऑफ के बाद में क्या आ रहा है? आर आ रहा है। हमने बताया है कि चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, या सब्जेक्ट हो, तो वहां पर हमें यूज क्या करना है? हमें पजेसिव केस का प्रोनाउन यूज करना है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव नहीं। मैं भाई बार बार यही तो बता रहा हूं कि पजेसिव केस का एडजेक्टिव जब भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे माई का प्रयोग करेंगे ना, तो माई का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कर रहे हैं ना तो गलत है। इसके बाद में क्या आना चाहिए? नाउन का आना आवश्यक होता है। जैसे ये कहा जाए माई फ्रेंड, ये एक्सप्रेशन सही है। या फिर ऐसे लगा दीजिए माइन, तो माइन का मतलब ये हो जाएगा किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार शो हो रहा है माइन से। अब माइन के बाद में जिस पर अधिकार शो हो रहा है, सेंटेंस के किसी न किसी भाग में आपको माइन किस पर पोजीशन शो कर रहा है वो जरूर आएगा। तो हमें देखना क्या बेटा, प्रीपोजिशन के बाद में या वर्ब के ऑब्जेक्ट के, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, यदि इस स्थान पर हमको प्रोनाउन रखना होगा बेटा, तो हम क्या रखेंगे? पजेसिव केस के प्रोनाउन को रखेंगे। हम पजेसिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, यही रूल है। यहाँ पे आप माइन का प्रयोग कर सकते हैं, आर्स का प्रयोग कर सकते हैं, योर्स का प्रयोग कर सकते हैं, हिज का प्रयोग कर सकते हैं, हर्ष का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। गलती हमारी कहाँ है? यहीं पे गलती है। यहाँ पे आर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए था। होना क्या चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक है। इन दिस वन वर्ड ऑफ आर्स, हमारे संसार में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन वर्ल्ड ऑफ आर्स, हमारे एक दुनिया में यह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो गलती कहाँ पे है? तीसरे पार्ट में गलती है। बार बार बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पे या वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पे या फिर सब्जेक्ट के स्थान पे हम पजेसिव केस के प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, पजेसिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लेट मी इंट्रोड्यूस मी, माई नेम इज डेविड कॉपरफील्ड। लेट मी इंट्रोड्यूस, मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए। अब यहाँ पे मी आया है और यहाँ पे भी क्या आया है? मी आया है। मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए। अगर यहाँ पे मी के स्थान पे हिम आता तो भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता है कि मुझे उसे इंट्रोड्यूस करने दीजिए टू समबडी, किसी से इसका परिचय करवाने दीजिए। ऐसे सेंटेंस में हम देख क्या रहे हैं बेटा, अगर लेट के बाद में मी आ रहा है और मी के बाद में इंट्रोड्यूस आ रहा है और इंट्रोड्यूस के बाद में अगर फिर हमको आई को यहाँ पे रखना है तो रिफ्लेक्सिव केस में रखा जाएगा। किस केस में रखा जाएगा? रिफ्लेक्सिव केस में रखा जाएगा। इसी को समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि लेट मी इंट्रोड्यूस आपका ऐसा वर्ब है बेटा, अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हम करते क्या हैं कि जो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है या फिर लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है उसका हमें रिफ्लेक्सिव केस यूज कर देना चाहिए। तो मी का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। या अब यह भाव देने वाला सेंटेंस हो गया। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे स्वयं को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे मी लगा दीजिए तो यहाँ पर इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है कि मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए। होना क्या चाहिए? मुझे स्वयं को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मी का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? माई सेल्फ होना चाहिए। तो इंट्रोड्यूस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? Why did you absent from the meeting the day before yesterday? No error। हमें देखना क्या है? Why did you absent? Absent हमारा एक ऐसा वर्ब है, यदि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो जो सब्जेक्ट रहता है उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करना चाहिए। कुछ वर्ब्स होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लें बेटा। जैसे अवेल एक शब्द है, अवेल है, अब्सेंट है, एंजॉय है,
रिवेंज है, हालांकि रिवेंज के बाद में किसका प्रयोग कर दिया जाता है, अपान। अब इन सब के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हमें करना क्या चाहिए, जो इनका सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस यूज कर देते हैं हम। रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन यूज कर देना चाहिए। एक वर्ड और है बेटा, एडॉप्ट। एडॉप्ट है, एडॉप्ट नहीं, एडॉप्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जिस नाउन या प्रोनाउन का के वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं उसी का रिफ्लेक्सिव केस कहाँ आ जाता है, यदि इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होता है तो जो इसके सब्जेक्ट होते हैं उसी का रिफ्लेक्सिव केस यूज कर दिया जाता है। जैसे ये कहा जाए, ही डज नॉट अवेल, ही डज नॉट अवेल। अब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। अवेल हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में अवेल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो जो अवेल का सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव केस वहां पे हम रख देंगे। जैसे सी enjoyed herself at the party, at the पार्टी। यहां पे देखो, अगर enjoyed के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, जैसे सी enjoyed द पिकनिक या सी enjoyed द पार्टी आ जा रहा है, तब तो सही है कि enjoyed का कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन enjoy का यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हमें करना क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस हम enjoy के स्थान पे रख देते हैं। एक सेंटेंस और देख लो, जैसे रोहन हैज एडॉप्टेड। एडॉप्ट और एडॉप्टेड में अंतर होता है बेटा। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, अपनाना। यहाँ पे ADOPT हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा अपनाना। APT है तो इसका अर्थ हो जाता है एडजस्ट करना। रोहन हैज एडॉप्टेड इन दिस न्यू क्लाइमेट। ये सेंटेंस हमारा सिर्फ इस वजह से गलत है कि रोहन हैज एडॉप्टेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो करना क्या चाहिए, रोहन का रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे रख देना चाहिए। अब रोहन का रिफ्लेक्सिव केस होगा क्या, हमें मिल क्या रहा है, नाउन का जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, और नंबर क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। तो हमें, और ये पर्सन है, तो अगर कोई नाउन पर्सन है, सिंगुलर है और मैस्कुलिन जेंडर का है तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। अगर ये हो गया ही तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ इन दिस न्यू क्लाइमेट। तो हमें देखना क्या है बेटा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यदि उनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसी का रिफ्लेक्सिव केस हम रख देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है कि व्हाई डिड यू एब्सेंट। एब्सेंट भी हमारा उसी कैटेगरी का वर्ब है कि इसके बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इसके बाद में हम रख क्या देंगे, जो सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस का उसी का रिफ्लेक्सिव केस होना क्या चाहिए, व्हाई डिड यू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग द डे बिफोर यस्टरडे। परसों तुमने क्यों मीटिंग से एब्सेंट हुए या मीटिंग से अपने आप को एब्सेंट किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, योरसेल्फ होना चाहिए, इसलिए योरसेल्फ नहीं दिया गया है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, योरसेल्फ होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। योरसेल्फ हो सकता है या योरसेल्फ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यू से क्लियर नहीं हो रहा है कि यू सिंगुलर वाला यू है कि प्लूरल वाला यू है। क्योंकि यू के बारे हम जानते हैं कि यू सिंगुलर का भी काम करता है और यू प्लूरल का भी काम करता है। जैसे मैं बोलूँ यू आर अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे यू क्या है, सिंगुलर है, यू आर अ गुड स्टूडेंट। इस पर चर्चा क्लास में की गई है। यू का प्रयोग सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है और यू का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे कहा जाए यू आर अ गुड प्लेयर, आप एक अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पे यू आपका क्या है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट के आधार पर ये क्लियर हो जा रहा है कि यू सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है। यू आर गुड प्लेयर्स, यहाँ पे कम्प्लीमेंट के आधार पर, कम्प्लीमेंट के नंबर के आधार पर ये क्लियर हो जा रहा है कि यू यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, क्लियर। तो यू सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का भी काम करता है और प्लूरल नंबर
प्रोनाउन का भी काम करता है। बताया गया है कि आई वी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यू किसके लिए किया जाता है, लिसनर के लिए किया जाता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अलावा जिसके बारे में भी बात किया जाता है वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। अब उसमें नाउन भी आते हैं। तो इस पार्ट में गलती बेटा, एब्सेंट के बाद में यहाँ पे योरसेल्फ का प्रयोग किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फॉर ही टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल आप लोगों को बताया गया था, यदि प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आ रहा है तो वो गलत है। प्रीपोजिशन के बाद में, प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद में, प्रीपोजिशन और वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई प्रोनाउन रखना है और वो पोजीशन नहीं शो कर रहा है तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक्यूजेटिव केस का प्रोनाउन यूज करना चाहिए। मी का, अस का, यू का नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस सेम होता है। हिम का प्रयोग करना चाहिए, हर का प्रयोग करना चाहिए। इट का नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस सेम होता है और देम का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कहा जाए दिस बुक इज फॉर सी। सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फॉर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में अगर सी को रखना है तो सी का एक्यूजेटिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे अगर हम हर रखेंगे तब सेंटेंस हमारा सही होगा। क्वेश्चन कुल मिलाकर के ये भी वही है। इट इज फॉर ही, फॉर आपका क्या है, फॉर आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन यूज किया गया वो गलत है। यहाँ पे एक्यूजेटिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। इट इज फॉर हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर के बाद में क्या होगा, हिम होगा। अगला देखो, वी होप टू बी मोर सक्सेसफुल दैन देम। एक रूल होता है, बताया गया क्लास में, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है दोनों का केस सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं तब उसको सॉल्व करना है। जैसे सी इज ओल्डर दैन मी, सेंटेंस सही हमारा है, गलत सेंटेंस है। यहाँ पे सी की तुलना किससे की जा रही है, मुझसे तुलना की जा रही है। सी का केस क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो मी का केस क्या होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। अब सेंटेंस हमारा सही हुआ। जैसे ये कहा जाए यू आर स्ट्रोंगर देन अस, सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे उन लोगों की तुलना किससे की जा रही है, हमसे की जा रही है। यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यू नॉमिनेटिव केस में है तो अस भी किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। यही गलती है, यही गलती इसमें है। होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, वी होप टू बी मोर सक्सेसफुल दैन देम। यहाँ पे वी की तुलना की जा रही है और देम की तुलना की जा रही है। वी यहाँ पे किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो देम किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। यही क्वेश्चन है। वी होप टू बी मोर सक्सेसफुल, हम आशा करते हैं हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा सफल होंगे देन देम, उनकी अपेक्षा या उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो जिसकी तुलना की जा रही है और जिनकी तुलना की जा रही है दोनों का केस सेम होना चाहिए। हमें पता है वी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो देम भी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। वी होप टू बी मोर सक्सेसफुल, हमें आशा है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे उनके अपेक्षा, तो यहाँ पे दे का यूज किया जाएगा। हम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखते हैं। She could not avail of the great opportunity, could she? She could not avail, अवेल एक वर्ड आया है जिस पर चर्चा की गई है पिछले किसी क्वेश्चन में। ये जब चर्चा की गई थी कि अवेल भी उन्हीं वर्ब के अंतर्गत आता है यदि इसके बाद में जो सब्जेक्ट रहता है और उस सब्जेक्ट के बाद में अवेल आता है और अवेल के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो जो सब्जेक्ट रहता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस हमें यूज कर देना चाहिए। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस यूज करना चाहिए।
रिफ्लेक्सिव के साथ प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। यही दिक्कत है वहाँ पे। दिख क्या रहा है यहाँ पे? दिख रहा है सी कुड नॉट अवेल। अवेल के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो सी का क्या रख दिया जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस रख दिया जाएगा। होगा क्या? सी कुड नॉट अवेल हर सेल्फ हो जाएगा। सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा? हर सेल्फ हो जाएगा, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सी कुड नॉट अवेल हर सेल्फ ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कुड सी। आपका क्वेश्चन टैग भी सही है सब्जेक्ट के अनुसार से। कुड यहाँ, कुड नॉट यहाँ पे नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा होगा? अफर्मेटिव में होगा। अगला क्वेश्चन, सी सीम्स टू एंजॉय एट एवरीथिंग सी डज। वो जो कुछ भी करती है ऐसा प्रतीत होता है कि वह हर चीज का एंजॉय करती है। जो कुछ भी वो करती है ऐसा प्रतीत होता है उसको एंजॉय करती है। सेंटेंस सही है। यहां पे एंजॉय दिया गया है ना, एंजॉय के बाद में एंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं आया है। एट एवरीथिंग, एट आपका प्रीपोजिशन है और एट का ऑब्जेक्ट क्या है? एवरीथिंग है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इंजॉय का अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसका रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ेगा ना। होगा क्या? सी सीम्स टू एंजॉय हरसेल्फ, ऐसा प्रतीत होता है वो हर चीज पर जो कुछ भी करती है उसका एंजॉय करती है। तो एंजॉय के बाद में अगर हम हरसेल्फ रख दें, हरसेल्फ रख दें तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी सीम्स टू एंजॉय हरसेल्फ एट एवरीथिंग सी डज। बताया गया, अब इसी के पहले चर्चा किया गया। एंजॉय हो गया, अडॉप्ट हो गया, अवेल हो गया, रिवेंज हो गया। उन सब के बाद में यदि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम करते क्या हैं? जो सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज कर देते हैं। अगला देखिए, वन शुड केयर ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। रूल हमारा क्या है? रूल हमारा ये कहता है यदि वन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया गया है तो वन का प्रयोग जो प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो इसका मतलब एक लोग की भी होती है। और इसके साथ में अगर वर्ब रखना होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में इस सब पे चर्चा क्लास में की गई है। सिंगुलर वर्ब की होगा वन के साथ में अगर वर्ब आएगा तो। और इसके बाद में यदि पजेसिव एडजेक्टिव रखना होगा तो हम क्या रखेंगे? वंस रखेंगे। और उसके बाद में ये पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। एक चीज और ध्यान देना है, यदि वन के लिए वन को दोबारा सेंटेंस में मेंशन करना है तो वन के स्थान पे हम ही का प्रयोग सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वन का ही प्रयोग करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि वन को, अगर वन हमारा प्रोनाउन है और वन के स्थान पे किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाई जिस ही के लिए, सी के लिए, वी के लिए, आई के लिए, यू के लिए किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है? नहीं किया जाता। इन द सेम वे नो अनदर प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन। वन के स्थान पे किसी भी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत आसान है। ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को बदल करके हम किसी दूसरे प्रोनाउन को नहीं रख सकते। हाँ, इतना ध्यान देना है कि वन के साथ में लगने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसके साथ में जो लगने वाला पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? वंस होगा। और इसके साथ में जो रिफ्लेक्सिव केस लगेगा वो क्या होगा? वन सेल्फ होगा। बस इतना ही समझना है और इस पर खूब चर्चा की गई है क्लास में। क्वेश्चन देखें, वन शुड केयर, एक व्यक्ति को केयर करना चाहिए ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में। तो वन के साथ में पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग कर दिया गया है जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे होना क्या चाहिए? वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। वन शुड केयर ऑफ वंस ओन इंटरेस्ट, एक व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट, अपने हित के बारे में केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? वंस। हिज का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि वंस से बनने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस ही होता है। वन विल नेवर रिपेंट, एक व्यक्ति कभी नहीं रिपेंट करता है। रिपेंट मीन्स एक्सपिएट होता है, रेग्रेट होता है, पश्चाताप करना होता है। वन विल नेवर रिपेंट इफ ही इज ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे ही का प्रयोग किसके लिए किया गया? वन के लिए किया गया। एक व्यक्ति कभी रिपेंट नहीं करेगा यदि
वह व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो वन के स्थान पे ही का प्रयोग कर दिया गया। गलत है। हमने ये बताया कि वन अपने आप में एक क्या है, प्रोनाउन है। इसके लिए किसी दूसरे प्रोनाउन का प्रयोग करना बेमानी होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, वन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वन विल नेवर रिपेंट। रूल क्या है, वन हमारा प्रोनाउन है, नाउन नहीं है कि उसके स्थान पर उसके इसके जेंडर का भी क्लियर नहीं, इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है, हाँ नंबर क्लियर है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, वन का ही प्रयोग किया जाएगा। ही का प्रयोग कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप। ही का प्रयोग कभी मत करिए, नहीं तो पछताएंगे। वन और वन से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो। वन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में रख देते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे, और उसके साथ में कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है, कौन सा रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन रखता है, ये सब पूछा जाता है। तो जब भी वन देखिए तो वन के साथ में कौन सा प्रोनाउन रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए। वन अपने आप में प्रोनाउन है, वन अपने आप में प्रोनाउन है, और वन के साथ में किसी दूसरे प्रोनाउन को रखने की आवश्यकता नहीं है। The Sunday Mercury has accused her of trying to revenge on her former lover. The Sunday Mercury एक न्यूज़पेपर का नाम होगा। Has accused her, उसको एक्यूज किया है, आरोप लगाया है, ऑफ ट्राइंग टू रिवेंज। रिवेंज बेटा मिल रहा है, और हमने बताया था कि रिवेंज के बाद में प्रीपोजिशन या आन आएगा या अपान आएगा, और रिवेंज के बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आन और अपान के बाद में हम जो सब्जेक्ट पाते हैं उसका क्या लगा दिया जाता है, और रिफ्लेक्सिव केस लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे द संडे मर्करी हैज अक्यूज्ड हर, यहां पर किसकी बात हो रही है, हर की बात हो रही है, ऑफ ट्राइंग टू रिवेंज अपान। अब इसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो जब आरोप लगाया जा रहा है और बदला लेने की बात की जा रही, तो रिवेंज ऑन के बाद में इसी का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव केस लग जाएगा। हर का रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। सेंटेंस आपका सही हो गया। आप रिवेंज ऑन और रिवेंज अपान के बाद में रिवेंज का प्रयोग जिसके लिए किया गया है उसी का ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पे लगा दिया जाएगा। द संडे मर्करी हैज अक्यूज्ड हर, और एक्यूज के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और चार्ज के साथ में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। बताया गया है आप लोगों को। चार्ज का मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना होता है, और एक्यूज का भी मतलब क्या होता है, ये सी है, आरोप लगाना होता है। चार्ज के बाद में लगने वाला प्रीपोजिशन विद होता है, लेकिन ध्यान रहे पहले चार्ज आएगा, और चार्ज का प्रयोग जिस सब्जेक्ट के लिए किया गया उसका जैसे इसका ऑब्जेक्ट आएगा चार्ज का, जैसे ही चार्ज्ड, उसने आरोप लगाया। अब चार्ज के तुरंत बाद में विद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिस पर चार्ज लगाया जा रहा है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हर का प्रयोग, उसने उस लड़की पर आरोप लगाया विद, अब इसके बाद में विद का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन का प्रयोग हम चार्ज लिखते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में तब प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चार्ज के तुरंत बाद में विद का प्रयोग नहीं किया जाता। इन द सेम वे वी कैन नॉट यूज द प्रीपोजिशन ऑफ जस्ट आफ्टर कॉज एक्यूज के बाद में क्या आएगा, accuse always takes an object just after it and then we use preposition of, तब उसके बाद में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे रोहन accused हिज वाइफ, यहाँ पे बेटा हिज वाइफ मान लीजिएगा, हिज वाइफ, अब ऑफ लगेगा। एक्यूज के बाद में या चार्ज के बाद में पहले ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में तब प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चार्ज के साथ में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है, और एक्यूज के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखना क्या है बेटा, रिवेंज ऑन के बाद में, रिवेंज के बाद में पहले ऑन या अपान आएगा, तब उसके बाद में हम जो रिवेंज की बात कर रहा है उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे। यहाँ पे रिवेंज ऑन हरसेल्फ का प्रयोग कर दिया जाएगा, तब सेंटेंस हमारा सही होगा। द टू, अब यहाँ पे द टू का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, अगर टू के पहले और थ्री के पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। यहाँ पे इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है और दो वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किसका भाव दे रहा है सेंटेंस। द टू कैन एग्जिस्ट इन पीस, अब पीस में कोई वस्तु तो रहता नहीं है, ये दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। द टू कैन एग्जिस्ट इन पीस, दो व्यक्ति, दोनों लोग
पीस में रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, ओनली इफ, केवल तभी, यदि दे एग्जिस्ट इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर, यदि दोनों लोग आइसोलेशन में रहें, एक दूसरे से अलगाव में रहें। तो हमें देखना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे टू का प्रयोग किया गया है। अगर दो व्यक्तियों के लिए किसी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। यदि दो से अधिक प्रोनाउन के लिए या नाउन के लिए या सब्जेक्ट के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो ईच अदर का नहीं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। बात को समझिए, हम ये बता रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट या दो व्यक्ति या दो प्रोनाउन के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या जानवरों या नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करना है किसी रेसिप्रोकल का तो किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखो, जैसे द फार्मर एंड his friend always help ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा। द फार्मर, किसान की बात की जा रही है और उसके फ्रेंड की बात की जा रही है, दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है और उनके आपसी कार्य की बात की जा रही है। तो हेल्प आपसी है तो क्या यूज किया जाएगा, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे वन अनदर दे देते हैं बेटा और सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस इसमें देखो, यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया द वन अनदर का प्रयोग किया गया है, टू के लिए वन अनदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे ईच का प्रयोग कर दें और यहाँ पे अदर का प्रयोग कर दें, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एक चीज और समझने की जरूरत है, अक्सर हमको द फैमिली मेंबर्स मिल जाता है, गलत होता है, फैमिली मेंबर्स नहीं होता। जैसे हिज ऑल फैमिली मेंबर्स गलत होता है, ये स्लैंग है, इसको सही लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली या द मेंबर्स ऑफ या ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। द फैमिली मेंबर ये स्लैंग है, इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे सही लिखा गया ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली के सारे सदस्य शेयर देयर थॉट्स, अपने विचारों को शेयर करते थे विद ईच अदर, गलती यहीं पर है। ऐसा माना जाता है कि फैमिली में दो से अधिक सदस्य होते हैं, जब दो से अधिक सदस्य हैं ऐसा माना जाता है तो उनके साथ में ईच अदर का प्रयोग सही माना जाएगा कि वन अनदर का प्रयोग सही माना जाएगा, वन अनदर का प्रयोग सही माना जाएगा। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके परिवार के सारे सदस्य अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करते थे। ऐसा माना जाता है कि किसी भी परिवार में जो सदस्यों की संख्या होती है वो मोर देन 2 होता है, तो इसलिए ईच अदर का प्रयोग फैमिली के मेंबर्स के साथ में नहीं किया जाता, वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। आई मेट अ ब्रदर ऑफ हिम, हमने बताया था कि यदि प्रीपोजिशन के बाद में किसी व्यक्ति या वस्तु पर पोजीशन का शो दिखाना है तो हमें वहाँ पे किसका प्रयोग करना चाहिए, पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक्यूजेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दिखा क्या रहा है, ये शो क्या कर रहा है, आई मेट अ ब्रदर ऑफ हिज, मैं उसके एक भाई से मिला, तो उसके शब्द क्या है, पोजीशन का शो कर रहा है ना, तो उसके के भाव देने के लिए हमें हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। और हिज आपका एक ऐसा प्रोनाउन है जो पजेसिव केस का प्रोनाउन भी वही है और पजेसिव केस का एडजेक्टिव भी वही है। कहने का अर्थ यह है कि पजेसिव केस के प्रोनाउन और पजेसिव केस के एडजेक्टिव, ही से बनने वाले पजेसिव केस के प्रोनाउन और ही से बनने वाले पजेसिव केस का एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, दोनों हिज ही होता है। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट हिज इज फंक्शनिंग एज पजेसिव केस प्रोनाउन, नॉट एज अ पजेसिव केस एडजेक्टिव। नाज ये यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाना गया है, पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, पजेसिव केस के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसका भाव सही आ रहा है, आई मेट अ ब्रदर ऑफ हिज, मैं उसके एक भाई से मिला इन द मार्केट में, बाजार में, तो यहाँ पे हिज का प्रयोग किया जाएगा, इसी पार्ट में गलती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
माई हाउस इज मच लार्जर देन देयर्स। देखो, ये भी देख लो, यहाँ पे जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, दोनों का केस सेम होना चाहिए। हम देख क्या रहे हैं, माई हाउस की तुलना की जा रही, उसका घर मेरे घर से बहुत ज्यादा क्या है, बड़ा है। माई हाउस ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव है और ये नाउन है। यहाँ पे केवल पजेसिव केस का एडजेक्टिव दिया गया है, हाउस का प्रयोग किया नहीं गया है। इसके लिए एक रूल है बेटा, जिसकी तुलना की जा रही है अगर वो पजेसिव केस के एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो जिससे तुलना की जा रही है उसको पजेसिव केस का प्रोनाउन बना दो। क्या बना दो? पजेसिव केस का प्रोनाउन बना दो, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, जैसे कहा जाए his brother is more intelligent। अच्छा, इंटेलिजेंट के पहले मोर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इंटेलिजेंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? his brother is more intelligent than my, यही सेंटेंस हम लोग समझते हैं, इसलिए इंटेलिजेंटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। रूल हमारा क्या है, यदि कोई प्रोनाउन दो या दो से अधिक सिलेबल का होता है तो ऐसे, यहाँ पे सॉरी एडजेक्टिव है ये, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई एडजेक्टिव दो या दो से अधिक सिलेबल का होता है तो उसको कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसके लास्ट में आर, ई आर, आई आर या वी आर नहीं लगाया जाता है, उसके पहले मोर लगाया जाता है, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए उसके पहले मोस्ट लगाया जाता है। चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। हमें यह देखना है यहाँ पे जिसकी तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है। यहाँ पे हिज ब्रदर, यहाँ पे हिज हमारा क्या है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है और इसके बाद में नाउन का आना स्वाभाविक है। यहाँ पे माई रख दिया गया है, माई के बाद में कोई नाउन नहीं आया है, तो हिज ब्रदर की तुलना एक्चुअली किससे की जा रही है, माई ब्रदर से की जा रही है, तो रूल हमारा क्या कहता है, जिसकी तुलना की जा रही है यदि उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है और जिससे तुलना की जा रही है तो उसको हम करते क्या है कि उसको हमें पजेसिव केस के प्रोनाउन में बदलना होता है, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो यहाँ पे ये पजेसिव केस एडजेक्टिव प्लस नाउन आया है और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, हमें करना है पजेसिव केस का प्रोनाउन करना है, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माई हाउस इज मच लार्जर देन देयर नहीं होगा, देयर्स हो जाएगा। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं। और ये सारी चीज़ों को इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कोचिंग में आइए और कोचिंग में पढ़िए। चलो, फ्रेंच एंड इंग्लिश, यहाँ पे फ्रेंच का प्रयोग और इंग्लिश का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, लैंग्वेज के रूप में किया गया है। फ्रेंच और इंग्लिश अगर द लगा दिया जाता तो क्या हो जाता, फ्रांसीसी हो जाता और ये अंग्रेज हो जाता। फ्रेंच एंड इंग्लिश आर क्लोजर टू वन अनदर, यहीं पे गलती बेटा, दो लोगों की बात की जा रही है, दो लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो दो के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है, वन अनदर का प्रयोग नहीं करना होता, ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंच एंड इंग्लिश आर क्लोजर टू ईच अदर दैन ईदर लैंग्वेज इज टू चाइनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव अ राइट। अब हमको देखना क्या बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हमें तीन प्रोनाउंस मिलता है, ईदर मिलता है, नीदर मिलता है, ईच मिलता है। और ईदर और नीदर का प्रयोग यदि प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है और उसके बाद में ऑफ लगा करके कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो दो ही का भाव देता है। और इसके साथ में ऐसे स्ट्रक्चर में ईदर प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नंबर नाउन या प्रोनाउन वो दो ही होगा। इसके बाद में चाहे हम लिख देते, केवल ब्रदर्स लिख देते, तब भी उसको क्या माना जाता है, टू ब्रदर्स ही माना जाता है। नो मैटर वेदर यू आर राइटिंग टू और नॉट, इफ यू आर मेंशनिंग टू दैट इज गुड, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग दैट इज आल्सो गुड। हमें देखना क्या, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, हमें देखना क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता क्या है हमारा, ईदर सब्जेक्ट होता, अगर नीदर होता तो नीदर सब्जेक्ट होता, अगर ईच होता तो ईच सब्जेक्ट होता, और ऐसी दशा में इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हैज़ होता है। होना क्या चाहिए, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ अ राइट टू चेक
हिज फादर्स अकाउंट। दोनों भाइयों में से किसी को भी अपने फादर के अकाउंट को चेक करने का अधिकार है। बस 2 मिनट रुक जाइए। नीदर ऑफ सिस्टर्स इज लाइक देयर मदर, हमें देखना क्या है, नीदर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। नीदर के बाद में क्या आया है, सिस्टर्स आया है। यहाँ पे सिस्टर्स की संख्या कितनी है? वी आर कंपेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ सिस्टर्स इज 2। हम बाध्य हैं, क्योंकि ये रूल है कि नीदर के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसकी संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी। नीदर यहाँ पे चाहे 2 सिस्टर्स आ रहा है, चाहे 2 सिस्टर्स आएगा या सिस्टर्स आ रहा है, हमको मानना क्या है? 2 ही मानना है। अगर 3 आ गया तो गलत हो जाएगा, तो नीदर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। नीदर ऑफ सिस्टर्स इज लाइक देयर मदर, नीदर आपका क्या है? नीदर आपका प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर का बोध कराता है, तो सिंगुलर के साथ में हमें क्या यूज करना रहता है? हिज का यूज करना होगा, या हर का यूज करना होगा, या माई का यूज, या योर का। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हिज या हर क्या लगेगा। ये डिपेंड करता है इसके बाद में आने वाले नाउन के जेंडर पे। तो नीदर ऑफ सिस्टर्स दिया गया है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हिज या हर में से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा। चूंकि सिस्टर का जो जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर होता है, और फेमिनिन जेंडर के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? हर का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? हर हो जाएगा। हर। रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ईदर और नीदर के संदर्भ में ईदर और नीदर का प्रयोग यदि प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है तो इसके बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए, ऐसे नाउन या प्रोनाउन किसका बोध कराते हैं? टू पर्सन, टू ऑब्जेक्ट, टू एनिमल्स का बोध कराते हैं। और इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होता है। ये सब रूल लिखाया गया है। और इसके साथ में जो लगने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, वो सिंगुलर होता है। या तो योर होगा, या तो फिर क्या होगा? हिज होगा, या तो फिर क्या होगा? हर होगा, या फिर क्या होगा? इट्स होगा, या फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर भी हो सकता, सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अब ये क्या होगा? योर होगा कि हिज होगा कि हर होगा कि इट्स होगा? ये क्या होगा? ये ईदर या नीदर के बाद में, नीदर या ईदर के बाद में आप आएगा, और आपके बाद में आने वाला जो नाउन रहेगा जो प्लूरल नंबर में होता है उसके जेंडर के आधार पे। अगर यहाँ पे यू दिया गया है तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा? योर लगेगा। अगर यहाँ पे देम दिया गया तो हिज हर इट्स में से कोई एक लगेगा। वो तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा भाव दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोनाउन दिया जा रहा है या नाउन दे रहा है जिससे व्यक्ति का बोध हो रहा है और व्यक्ति में मैस्कुलिन जेंडर का बोध हो रहा है तो हिज का प्रयोग किया जाएगा, सॉरी। और अगर फेमिनिन जेंडर का बोध करा रहा है तो हर, अगर न्यूट्रल जेंडर की बोध करा रहा है तो इट्स का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उस पर चर्चा फिर की जाएगी कल। एक एक क्वेश्चन बाकी, उसको भी सॉल्व करवा दें। नीदर ऑफ सिस्टर्स इज लाइक देयर मदर नहीं होगा, हर मदर। दोनों में से कोई भी सिस्टर्स अपने माता की तरह नहीं है। तो हम देख क्या रहे हैं, नीदर के बाद में जो नाउन आया है उसका जेंडर क्या है? फेमिनिन है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पे हर का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रदर्स का प्रयोग किया जाता तो यहाँ पे उसके जेंडर के आधार पे यहाँ पे हिज का प्रयोग कर दिया जाता। यहाँ पे अगर बुक्स हो जाता बेटा तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग कर दिया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ईदर ऑफ दीज 2 बुक्स। देखो ईदर के बाद में क्या आ रहा है? ईदर का प्रयोग यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में किया गया, और इसके बाद में क्या आ गया? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ रहा है? 2 बुक्स आ रहा है, 2 बुक्स आ रहा है। इसका जेंडर क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। बुक्स का जेंडर, बुक्स के नाम से इसका जेंडर क्लियर होता है? नहीं क्लियर होता है। किताब से जेंडर पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है। अब नीदर आप प्लस प्लूरल नंबर नाउन के बाद में आने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है? अभी बताया गया सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। गुड एनफ टू सर्व योर पर्पस। दोनों में से ईदर ऑफ दीज 2 बुक्स, दोनों में से कोई भी बुक आपके पर्पस, आपको उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी अच्छा है। गुड एनफ, गुड एनफ, यहाँ पे एनफ किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। देखो जब एनफ एडजेक्टिव का काम करता है तो वो नाउन के पहले आता है जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, और एनफ का प्रयोग यदि एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बाद में यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो एनफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और एडवर्ब का प्रयोग एडवर्ब के रूप में यदि एनफ का प्रयोग किया जा रहा है तो वो एडजेक्टिव के पहले नहीं यूज किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। There are 2 flashlights, none of which works. There are 2 flashlights. यहाँ पे 2 का प्रयोग किया गया बेटा, 2 flashlights का प्रयोग किया गया।
तो यहाँ पर नन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नीदर का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था ना कि दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक के साथ में, अगर दो से अधिक है और उनमें में से कोई भी नहीं का भाव देना है तो हम नन का प्रयोग करते हैं। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ईच का ईदर का प्रयोग, ईदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। नीदर का भाव देने, सॉरी, दो का भाव देने के लिए निगेटिव में नीदर का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, दो के लिए भी किया जाता है और दो से अधिक के लिए भी किया जाता है, मोर देन टू के लिए भी किया जाता है, मोर देन टू। इसको दिमाग में बना के रखिएगा, नहीं तो ईच के बाद में अगर आ जाए ईच ऑफ टू बुक्स तो गलत काट दीजिएगा। टू का भी प्रयोग किया जाता है, एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, कम से कम तीन और दो से अधिक के लिए किया जाता है। इसी तरह से हाँ देखते हैं एनी का प्रयोग। एनी का प्रयोग अगर एनी ऑफ, यहाँ पे ऑफ के बाद में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या दो से अधिक है तो उसके लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं। यदि हमें आपके बाद में किसका प्रयोग मिल रहा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का जिक्र मिल रहा है तो नन का प्रयोग किया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, नन का प्रयोग किया गया था, जबकि जिसकी चर्चा की जा रही है उसका नंबर कितना है, दो है। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए या दो जानवरों के लिए अगर हमें नन और नीदर में से किसी एक का चुनाव करना है तो नीदर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे टू से अधिक का भाव होता तो यहाँ पे 5, 6, 7, 3 या ये और कुछ होता तो यहाँ पे नन का प्रयोग किया जाता। आज बस इतना ही। कल फिर प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया गया है और इसको जब रिपीट किया जाएगा तो ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।